इस कहानी की गहराई में चलते हैं। आज हम अनीस जंग की लिखी हुई एक बेहद दिल को छू लेने वाली पेशकश लॉस्ट स्प्रिंग का विश्लेषण करेंगे। ये कहानी सीधे तौर पर हमें दिखाती है कि कैसे समाज के दबाव और अत्यधिक गरीबी के कारण साहब जैसे हजारों बच्चों का बचपन लिटरली छीन लिया जाता है। एक ऐसी दुनिया की झलक जहां बचपन शायद कभी आया ही नहीं या आते ही चुरा लिया गया। पूरी सच्चाई ना इस एक छोटे से वाक्य में सिमटी हुई है। कभी कभी मुझे कचरे में 1 रुपया मिल जाता है। ये साहिब जैसे कूड़ा बिनने वाले यानी रैग पिकर्स की रोजाना की सच्चाई है। जरा सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जो हर सुबह इस उम्मीद में कचरे के ढेर को छानने लगता है कि शायद, बस शायद आज उस कचरे में उसे कुछ कीमती मिल जाए। और इस बच्चे के पूरे नाम में एक बहुत गहरी विडंबना, एक आयरनी छिपी हुई है। साहिब आलम, जिसका मतलब है द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी पूरी दुनिया पर राज करने वाला। एक बच्चा जिसके नाम का अर्थ पूरे विश्व का स्वामी होना है, उसे अपने नाम का मतलब तक नहीं पता। और हकीकत ये है कि वो हर दिन सिर्फ अपना पेट भरने के लिए कचरे के ढेर खंगालता है। लेकिन साहब अकेला नहीं है। ये नंगे पांव घूमने वाले बच्चों की एक पूरी की पूरी फौज है। सोर्स मटेरियल में इन बच्चों की तुलना सुबह की चिड़ियों से की गई है। जैसे चिड़ियां सुबह सुबह आती हैं और दिन चढ़ते ही गायब हो जाती हैं, ठीक वैसे ही ये बच्चे सुबह होते ही कचरे के ढेर पर निकल आते हैं और दोपहर होते होते अपनी कड़ी मेहनत करके बिल्कुल गायब हो जाते हैं। अक्सर लोग कह देते हैं कि इन बच्चों का नंगे पांव रहना एक परंपरा या ट्रेडिशन है, लेकिन सच्चाई एक अनंत गरीबी यानी परपेचुअल पॉवर्टी है। सोर्स में उडुपी के एक मंदिर के पुजारी के बेटे का बड़ा ही सटीक जिक्र आता है, जो जूतों के लिए तरसता था। 30 साल बाद ही सही वहां के हालात बदले और नए पुजारी के बच्चों को जूते नसीब हुए। पर इन कूड़ा बिनने वाले बच्चों की सच्चाई अलग है। अगर कभी थोड़े पैसे आ भी जाएं, तो उनकी पहली प्राथमिकता खाना होती है, जूते नहीं। नंगे पांव रहना उनकी मजबूरी है, कोई शौक नहीं। कहानी का पहला हिस्सा, सीमापुरी की सच्चाई, हाशिए पर बताया जाने वाला जीवन। भयानक तूफानों में अपना घर तबाह होने के बाद इनका परिवार बांग्लादेश से पलायन करके दिल्ली के बाहरी इलाके सीमापुरी में आ बसा था। आज वहां की स्थिति सच में भयावह है। 1971 से वहां करीब 10,000 से भी ज्यादा रैग पिकर्स बिना किसी कानूनी अधिकार के बसे हुए हैं। इनके झोपड़े मिट्टी, टिन और तारपोलिन से बने हैं। बरसात में घरों में पानी भर जाता है क्योंकि वहां कोई सीवेज या ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, पीने का पानी तक नहीं। और सबसे हैरान करने वाली बात, 30 सालों से यहाँ रहने के बावजूद इन लोगों के पास पहचान पत्र के नाम पर जीरो, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। लेकिन इन दुखदाई स्थितियों के बावजूद जब इन परिवारों की औरतों से पूछा जाता है कि उन्होंने अपने हरे भरे खेत क्यों छोड़े, तो एक बेहद व्यावहारिक और दर्दनाक जवाब मिलता है। जहां हमारे पेट भरे हों और रात को भूखा ना सोना पड़े, वो जगह बिना अनाज के खेतों से बेहतर है। ये ट्रेजेडी है, पर यही उनकी सच्चाई है। उनके लिए वो उजड़ चुका ढाका अब उन्हें जिंदा नहीं रख सकता था, पर सीमापुरी की गंदगी कम से कम 2 वक्त की रोटी तो दे देती है। यहाँ एक बड़ा ही सिस्टमैटिक चक्र दिखाता है। देखिए, आईडी कार्ड्स भले ही ना हो, पर पॉलिटिशियंस इन लोगों को राशन कार्ड्स मुहैया करा देते हैं। इन राशन कार्ड से इन भीड़ भाड़ वाले झुग्गियों के लोगों को सस्ता अनाज मिल जाता है और बदले में उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो जाता है। एक न्यूट्रल नजरिए से देखें तो ये सीधा सा लेन देन है। पॉलिटिशियंस को वोट मिल जाते हैं और इन गरीब लोगों को अपना पेट भरने के लिए अनाज। लेकिन चुनाव जीतने के बाद हालात सुधारने पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता। दूसरा हिस्सा, सोना, आश्चर्य और सपने। आखिर कचरे के मायने क्या हैं? यहाँ एक ही चीज के 2 बिल्कुल अलग पहलू देखने को मिलते हैं। माता पिता के लिए ये कचरा जीवन जीने का एक साधन है, यानी मीन्स ऑफ सर्वाइवल। उनके नजरिए से ये किसी सोने या गोल्ड से कम नहीं है, क्योंकि इसी से घर का खर्च चलता है। लेकिन बच्चों के लिए, उनके लिए इसका मायना बिल्कुल अलग है। बच्चों के लिए ये रैप्ड इन वंडर है, एक आश्चर्य, एक रहस्य जिसमें हमेशा कुछ नया और दिलचस्प मिलने की आशा छिपी रहती है। और इस आश्चर्य की शुरुआत होती है उस छोटी सी खुशी से, जब कचरे में अचानक 1 रुपया या कभी कभी 10 रुपए का नोट मिल जाता है। ये थ्रिल इन बच्चों को और ज्यादा कचरा खंगालने पर मजबूर करता है। वो इसी उम्मीद में जीते हैं कि अगर आज कुछ मिला है तो कल इससे भी बेहतर मिल जाए। ये उम्मीद का चक्र है जो उन्हें हर दिन उस कचरे के ढेर में वापस खींच लाता है।
एक दिन की बात है, साहिब एक टेनिस क्लब की जाली के पीछे खड़ा होता है और चुपचाप कुछ अमीर बच्चों को टेनिस खेलते हुए देखता है। उसे वो खेल सच में बहुत पसंद आता है। अब ध्यान दीजिएगा, उस वक्त उसने जो जूते पहने हुए थे वो उसके बाकी कपड़ों से बिल्कुल मेल नहीं खा रहे थे। वो किसी अमीर बच्चे द्वारा फेंके गए टेनिस शूज थे, जिसमें से एक में तो आगे छेद भी था। पर उस नंगे पांव घूमने वाले बच्चे के लिए वो फटा हुआ जूता भी किसी बड़े सपने के सच होने जैसा ही था। लेकिन इस जाली के बाहर खड़े होने और अंदर खेलने के बीच एक बहुत बड़ी दीवार है। साहिब चाह के भी कभी टेनिस खेलना अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ना तो उसके पास कोचिंग के पैसे हैं और ना ही खेलने के इक्विपमेंट खरीदने की ताकत। उसका सपना किसी शौक या लगन की कमी से नहीं टूटा, वो टूटा सिर्फ और सिर्फ अत्यधिक गरीबी की वजह से, जो उसे आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं देती। तीसरा और आखिरी हिस्सा, आजादी का छिन जाना, एक बचपन का अंत। कुछ समय बाद साहिब एक चाय की दुकान पर काम करता हुआ मिलता है। उसका नया वेतन है 800 रुपए, 8000 नहीं 800 रुपए, और उसके साथ ही दिन भर का खाना। पहली नजर में ये एक सुधार लगता है। कचरा उठाने से तो बेहतर ही है कि किसी दुकान पर काम मिल जाए, है ना? लेकिन यहाँ एक पेच है। ये नंबर 800 रुपए बस एक आर्थिक जरूरत पूरी करता है, पर इसकी कीमत कुछ और ही चुकाई जा रही है। यहाँ एक बहुत ही गहरा मेटाफर सामने आता है। पहले उसके पास एक बड़ा सा प्लास्टिक बैग होता था, जो भले ही कचरे से भरा हो पर हल्का लगता था, क्योंकि उस वक्त साहिब अपना मालिक खुद था। पर अब उसके हाथ में चाय का जो स्टील कैनिस्टर है, वो वजन में भले ही हल्का हो पर बहुत भारी लगता है। क्यों? क्योंकि अब वो कैनिस्टर किसी और का है, उस दुकान के मालिक का। साहिब अब आजाद नहीं है। और सच कहूं तो यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। साहिब अब अपना मालिक खुद नहीं रहा। पैसों की मजबूरी ने उससे वो बचपन की थोड़ी सी आजादी भी छीन ली है। अब उसे किसी और के आदेश पर काम करना पड़ता है। वो अपनी मर्जी से कचरे के ढेर में वो रैप्ड इन वंडर वाली दुनिया नहीं ढूंढ सकता। फॉर्मल लेबर यानी मजदूरी शुरू होते ही उसका वो आजाद बचपन हमेशा के लिए खो चुका है। तो अंत में एक बेहद चुभने वाला सवाल जरूर उठता है, क्या सिर्फ आर्थिक सर्वाइवल के लिए उस स्टील कैनिस्टर का बोझ और उन बंदिशों को उठाना सही मोल था? क्या 800 रुपए और 2 वक्त की रोटी सच में उस नंगे पांव घूमते आजाद बचपन का एक बेहतर विकल्प थे? या अत्यधिक गरीबी ने उन बच्चों के पास आखिर में कोई और चुनाव छोड़ा ही नहीं था? इसी गहरे विचार के साथ हम इस कहानी और इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।